दूसरी सुबह गहरे समंदर में हुई थी। जहाज मामूली रफ्तार से किसी नामालूम मंजिल की तरफ बढ़ा जा रहा था। कुछ अजीब माजरा था। जोसेफ ने सुना और बौखलाया हुआ इमरान के केबिन की तरफ दौड़ा। पिछली रात किसी न किसी तरह इमरान उसे उसके केबिन तक पहुंचा आया था। इमरान केबिन में मौजूद ना था, इसलिए उसे रेडियो रूम का रुख करना पड़ा। इमरान रिसीवर के हेडफोन कानों पर चढ़ाए नोट ले रहा था। जोसेफ को देखकर उसे बैठने का इशारा करके फिर लिखने लगा। थोड़ी देर बाद इमरान ने हेडफोन उतारकर एक तरफ रखते हुए जोसेफ से पूछा, रात कैसी नींद आई? सुबह बखैर बॉस, क्या ट्रांसमीटर काम करने लगे? नहीं, ये रिसीवर तो पहले ही ऑर्डर में था। तुम बहुत मुतमईन नजर आ रहे हो बॉस, जोसेफ ने खिसियानी हंसी के साथ कहा। वो किसी औरत का भूत था। मेरे लिए सुर्ख गुलाब और तेरे लिए टाटा छोड़ गया है। दिन में भूत की बातों से मुझे डर नहीं लगता। जोसेफ बदसतूर खिसियानी हंसी हंसे जा रहा था। मुसियो बर्जर के क्या अहवाल हैं? केबिन बाहर से मुकफल है और वो थोड़ी थोड़ी देर बाद किसी जख्मी दरिंदे की तरह धाड़ने लगता है। बॉस, वो खौफनाक आदमी है। तेरी छठी हिस्स इसके बारे में क्या इतला देती है? मेरे खुदा, मैं तो भूल ही गया। दफतन जोसेफ चौंक कर बोला, क्या तुम्हें इल्म है कि अब हम कहाँ जा रहे हैं? इमरान बुरा सा मुंह बनाकर कुछ कहने ही वाला था कि सलोया रेडियो रूम में दाखिल हुई। हेलो खूबसूरत आदमी, इसने जोसेफ को मुखातिब किया, लेकिन इमरान फौरन बोल पड़ा, क्या मैं वाकई खूबसूरत हूँ? इतनी देर में जोसेफ बुनाकर बाहर जा चुका था। ये मस्खरा खुद को क्या समझता है? सलोया ने किसी कदर नाखुशगवार लहजे में कहा। इस मस्खरे का ख्याल है कि अगर इसका बस चलता तो अपने बाप के पेट से पैदा होने की कोशिश करता। इमरान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम क्या कर रहे हो? मुझे क्या करना चाहिए? दिन रात यही सोचता रहता हूँ। क्या तुम्हें इल्म है कि जहाज वापस हो रहा है? क्या मतलब? इमरान ने चौंक पड़ने की एक्टिंग की। अमले में दो पार्टियां हो गई हैं। एक कहती है कि जहाज का रुख मोड़ लेना चाहिए, दूसरा कहती है कि भूत की मर्जी के मुताबिक काम किया जाए। भूत की मर्जी के मुताबिक? इमरान ने हैरत से दोहराया, क्या तुम्हें इल्म नहीं? पहेलियां ना बुझाओ, क्या किस्सा है? पिछली रात भूत ने जहाज का लंगर उठाकर इसका रुख मोड़ा था और जिस सिमत उसे लगाया था इसी सिमत चला जा रहा है। तुम मजाक कर रही हो। यकीन करो, जिसे दिल चाहे पूछ लो। सवाल यह है कि हम किस सिमत में जा रहे हैं? जनूब की तरफ। नामुमकिन। जाओ कंट्रोल रूम में जाकर कंपास पर देख लो। खुदावन, क्या अब ये यतीम खाना पागल खाने में तब्दील हो जाएगा? बर्जर कभी इसकी इजाजत ना देता, सलोया ने पुरतफक्र लहजे में कहा। यह खतरनाक खेल है, ऐसी सूरत में जबकि ट्रांसमीटर भी नाकारा हैं। इमरान के लहजे में बुखलाहट थी। इतने में कदमों की छाप सुनाई दी और वो चौंक कर मुड़े। चीफ ऑफिसर रेडियो रूम में दाखिल हो रहा था। सलोया पर इसने गजबनाक नजरें डाली थीं। उसके बाद इमरान को घूरता हुआ बोला, मैं रेडियो रूम में किसी की मौजूदगी पसंद नहीं करता। इमरान ने झपट कर सलोया का हाथ पकड़ा और बोला, आओ तो फिर बाहर चलें। तुम्हारे अलावा? चीफ ऑफिसर पैर पटक कर धाड़ा। अच्छा, तो सिर्फ तुम ही बाहर चली जाओ, इमरान ने इसका हाथ छोड़कर मुर्दा सी आवाज में कहा। और जब वो बाहर चली गई तो चीफ ऑफिसर को आंख मार कर मुस्कुराया। क्या बात है? चीफ ऑफिसर ने आहिस्ता से पूछा। मुझे शीशे में उतारने की कोशिश कर रही थी। कह रही थी कि अगर बर्जर आजाद होता तो जहाज को भूत के रहमो करम पर हरगिज ना छोड़ता। ओह अच्छा, क्या ये हकीकत है जनाब कि जहाज को भूत के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है? ये हकीकत है, चीफ ऑफिसर ठंडी सांस लेकर बोला। क्या ये अक्लमंदी है? मजबूरी है दोस्त, अमले की अक्सरियत यही चाहती है। लेकिन तुम इतने परेशान क्यों हो? पासोलिया मेरे लिए भूत से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। मैं तब खैर मादा का मुस्तकिल मरीज बन जाऊंगा। जरा सब्र से काम लो। अबू नखला में होते तो शायद आज हमारा काम बन जाता। शेख आज वापस आ गया होगा। उसे भूल जाओ। शतुल अरब में भी ये काम हो सकेगा। शतुल अरब? क्या मतलब? क्या अब ये जहाज? ठीक है, ये इस रूट के लिए चार्टर्ड नहीं है, लेकिन क्या किया जाए, मजबूरी है। खुदाया, क्या मैं ये समझ लूं कि ये मेरा आखिरी सफर है? तुम इतने मायूस क्यों हो? ये सब मेरे लिए अजूबा है। आज रात हम बर्जर का खजाना तलाश करेंगे। मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ जनाबे आला। फिलहाल ये काम मेरे बस से बाहर है। जहन्नम में जाओ, चीफ ऑफिसर पैर पटक कर बोला। बुलाओ इस औरत को रेडियो रूम में, मैं कतन दखल ना दूंगा। वो बड़े गुस्से के आलम में रेडियो रूम से गया था। इमरान कुछ देर मुंह उठाए छत को घूरता रहा, फिर खुद भी रेडियो रूम से बाहर आ गया। 3 दिन बाद जहाज खलीज फारिस में दाखिल हुआ और इमरान ने इसी सुबह रेडियो रूम में पहुंचकर महसूस किया कि वहां कुछ हुआ है। फर्श पर जगह जगह तेल के ताजा धब्बे थे। इन 3 दिनों में चीफ ऑफिसर पर इसने अजीब सी बदहवासी तारी देखी थी। एक आध बार इमरान ने बर्जर के खुफिया खजाने का तस्करा भी निकाला था,
लेकिन चीफ ऑफिसर बड़ी सफाई से टाल गया था। सलोया इससे बराबर मिलती रही थी। वो बर्जर का जिक्र जरूर निकालती और चीफ ऑफिसर के अहमकाना रवैये पर इजहार अफसोस करती, लेकिन इसने बर्जर के खुफिया खजाने से मुतल्लिक कोई बात नहीं की थी। इस वक्त भी जैसे ही वो रेडियो रूम में दाखिल हुआ, किसी तरफ से आधम की। सुबह बखैर बोले शहजादे, इसने उसे मुखातिब किया। सुबह बखैर मोहतरमा, अब तो ये मालूम हो गया कि हम खलीज फारिस में दाखिल हो रहे हैं। भूत की मर्जी, इसने कहा और हंस पड़ी। अब खलीज फारिस में कहाँ एंकर करेंगे? मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं। क्या मैं इस जहाज को बहरी कैदखाना भी नहीं कह सकता? कह सकते हो, वो उसे गौर से देखती हुई बोली। लेकिन क्या अब तुम भी कैदी नहीं हो? कतई नहीं। जब कहो समंदर में छलांग लगा दूं, लेकिन पहले मेरे लिए एक घंटी का इंतजाम कर दो। जोसेफ ने मुझे इस कदर परेशान कर दिया है कि मैं भूत बनने को भी तैयार हूँ। वो कुछ ना बोली। मालूम नहीं क्यों यकबयक फिक्रमंद सी नजर आने लगी थी और फिर मजीद कुछ कहे सुने बगैर बाहर चली गई। इमरान ने हस्बे मामूल हेडफोन कानों पर चढ़ाए और कागज पेंसिल संभाल कर बैठ गया। पिछले 3 दिनों से वो एक मखसूस वक्त पर रिसीवर जरूर इस्तेमाल करता था और पेंसिल कागज पर चलती ही रहती थी। इस वक्त मुश्किल से 10 या 15 मिनट गुजरे होंगे कि चीफ ऑफिसर रेडियो रूम में दाखिल हुआ। क्या वो अभी आई थी? इसने पूछा। इमरान ने हेडफोन उतारे और इसकी तरफ देखकर सर को इस तरह जुम्बिश दी जैसे पूछ रहा हो, क्या फरमाया जनाब? मैं पूछ रहा हूँ, क्या वो अभी यहाँ आई थी? चीफ ऑफिसर का लहजा तल्ख था। आई थी। इमरान ने ठंडी सांस ली। मैं नहीं चाहता कि वो रेडियो रूम में दाखिल हो, चीफ ऑफिसर कहता हुआ आगे बढ़ा और इमरान ने वो कागज उलट कर रख दिया जिस पर कुछ लिखता रहा था। इसने महसूस किया कि चीफ ऑफिसर की तवज्जो दरअसल कागज ही की तरफ थी। कागज के उलटते ही इसके चेहरे का रंग भी बदल गया था। आपने एक बार इसके सामने भी अपने इस ख्याल का इजहार किया था, फिर क्या असर हुआ इस पर? मैं चाहता हूँ कि तुम उसे सख्ती से मना कर दो। मेरे बस से बाहर है कि मैं किसी बात पर सख्ती से मना कर दूं। मुरव्वत ही मुरव्वत में 30-40 औरतें मेरे पीछे लग गई हैं। शक्ल देखी है कभी आईने में? शक्लें तो वही देखा करती हैं आईने में। मुझे क्या जरूरत है? मैं तो फ्री थिंकर हूँ। दफातन चीफ ऑफिसर ने हाथ बढ़ाकर वो कागज उठा लिया। इसे बगौर देखता रहा, फिर इमरान की आंखों में देखकर बोला, तुमने जो कुछ लिखा है उसे डिकोड भी कर सकते हो। डिकोड करना रेडियो ऑफिसर के फराइज में दाखिल नहीं। फिर तुमने इसे क्यों नोट किया है? बेकारी का मशगला। इस जहाज पर तो मक्खियां भी नहीं कि इनसे जी बहलाऊं। ये कोड कहाँ से नशर हुए थे? मालूम नहीं। चीफ ऑफिसर ने कागज तह करके जेब में रख लिया और दूसरी तरफ देखने लगा। इमरान की आंखों में शरारत अमेज चमक लहराई। दफतन चीफ ऑफिसर बोला, आज से तुम्हारी छुट्टी। फिलहाल रेडियो रूम में आना तुम्हारे फराइज में दाखिल नहीं। छुट्टी का मतलब मैं नहीं समझा। आराम करो। लेकिन मैं आराम करना नहीं चाहता। अच्छा तो फिर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी तुम पर आयद की जा रही है। बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार हूँ, लेकिन आराम करने का सलीका मुझे नहीं। ये अच्छी बात है। चीफ ऑफिसर इसकी आंखों में देखता हुआ मुस्कुराया। तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊं? इमरान ने उठते हुए पूछा। अब उस जिम्मेदारी के मुताल्लिक गुफ्तगू होगी जो तुम्हें सौंपी जाने वाली है। हो जाए, तुम्हें बर्जर के साथ बंद किया जाएगा। तो ये मेरी अपनी जिम्मेदारी होगी जनाबे आला? नहीं, इस खजाने का राज उगलवाना है इससे। आज तक का खाया पिया वो खुद मुझसे उगल लेगा। आप एक बोने के सर जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि वो देव के पेट में उतर जाए। तुम इस पर यह जाहिर करना कि तुम्हें ये सजा इसकी तरफदारी करने की बिना पर मिली है और मैं बंद रहूंगा इसके साथ। हाँ, इससे बेहतर तो ये होगा जनाबे आला कि आप मेरे हाथ में घंटी थमाकर समंदर में धक्का दे दें। संजीदगी इख्तियार करो दोस्त। अब इसके अलावा और कोई चारा नहीं। अगर हम इसे ढूंढ निकालने की कोशिश ना करेंगे तो दूसरों के हाथों मारे जाएंगे। इस नामाकूल औरत ने सारे अमले को इस राज से आगाह कर दिया है और फिर कुछ ताज्जुब नहीं कि वो खजाना इसके अपने जाती केबन में ही पोशीदा हो जहां वो नजरबंद है। इमरान फौरी तौर पर कुछ ना बोला, अलबत्ता चेहरे पर बौखलाहट के आसार तारी कर लिए थे। चलो आओ, शाबाश। चीफ ऑफिसर उसकी पीठ तपकता हुआ बोला। वो दोनों रेडियो रूम से बाहर आए और बर्जर के केबन की तरफ चल पड़े। आप मुझसे ज्यादती कर रहे हैं जनाबे आला। सचमुच थोड़ा ही सजा दी जा रही है। तुम परेशान क्यों हो? कितने दिन बंद रहना पड़ेगा? जब तक कि तुम इससे राज ना मालूम कर लो। कम से कम मुझे सोचने की मोहलत तो दीजिए। जहन्नम में जाओ। चीफ ऑफिसर पैर पटक कर बोला और उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया। बर्जर की बीवी के केबन से जोसेफ बरामद हो रहा था। इमरान को ग्यारे में देखकर रुक गया। इमरान उसे अपने पीछे आने का इशारा करके अपने केबन की तरफ चल पड़ा। जोसेफ जल्द ही वहां पहुंच गया। क्या बात है बॉस? कुछ घबराए हुए से लग रहे हो। कोई बात नहीं, तू बता क्या रही? यकीन करो बॉस,
اس کے ہونٹ اسی طرح جڑے ہوئے ہیں جیسے آپریشن کر کے انہیں ایک دوسرے سے پیوست کر دیا گیا ہو۔ جب تم اس کے ہونٹ چیرنے کی کوشش کر رہے تھے تو اس پر اس کا کیا رد عمل تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کے خلاف جدوجہد نہیں کی۔ لیکن باس، لیکن کیا؟ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اپنے پورے وجود سے رو رہی ہو۔ شاعری نہیں، پھر میں اس درد کو کن الفاظ میں بیان کروں جو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا؟ کاغذ پینسل لے گیا تھا، اب پہلے کی طرح اندر نہیں جا سکتا۔ آج ہی اچانک ایک آدمی میری تلاشی لے بیٹھا تھا، اس نے کاغذ پینسل اندر نہیں لے جانے دیا۔ عمران نے کچھ سوچتے ہوئے سر کو جنبش دی۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ اپنے بارے میں کچھ لکھے گی؟ جوزف نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ اگر اس تک لکھنے کا سامان پہنچ سکے تو بہت کچھ لکھ سکے گی۔ لیکن جوزف، یہ کیا کہ آج ہی انہیں جامع تلاشی کا خیال آیا؟ ہو سکتا ہے ہماری کل رات کی گفتگو کسی نے سن لی ہو۔ اگر یہ بات ہے جوزف، تو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ میں ہر وقت چوکنا رہتا ہوں باس، تم فکر نہ کرو۔ پہلے میں مروں گا، پھر تم پر کوئی آنچ آئے گی۔ بس اب جاؤ۔ اوکے باس۔ اس رات عمران سونے کے لیے تو لیٹا تھا، لیکن حقیقتاً سو جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ آج رات اس پر بھاری ہے۔ ریڈیو روم میں چیف آفیسر کا رویہ یاد آیا۔ کوڈ ورڈز میں جو پیغامات اس نے نوٹ کیے تھے، چیف آفیسر انہیں اپنے ساتھ لے گیا تھا اور اس کے تیور اچھے نہیں معلوم ہوتے تھے۔ اس نے اس سے یہ بھی پوچھا تھا کہ وہ ان پیغامات کو ڈیکوڈ بھی کر سکتا ہے یا نہیں۔ تقریباً 11 بجے کیبن کی روشنی گل ہو گئی اور گھنٹی کی وہی پراسرار آواز سنائی دینے لگی جو بھوت کی آمد کا پیش خیمہ سمجھی جاتی تھی۔ عمران بستر چھوڑ کر دروازے کے قریب جا کھڑا ہوا۔ ٹھیک اسی وقت کسی نے دروازہ بھی پیٹنا شروع کر دیا اور وہ سلویا کی چیخیں سنتا رہا۔ کھولو، دروازہ کھولو، بچاؤ، بچاؤ! لیکن وہ دم بخود کھڑا رہا۔ گھنٹی کی آواز، دروازہ پیٹنے کی آواز اور سلویا کی چیخوں نے کچھ عجیب سے شور کی صورت اختیار کر لی تھی۔ وہ سب کچھ سنتا رہا لیکن ٹھس سے مس نہ ہوا۔ پھر اسے ایسا محسوس ہوا جیسے باہر دروازے کے قریب ہی کوئی دھم سے گرا ہو۔ اب نہ دروازہ ہی پیٹا جا رہا تھا اور نہ سلویا کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں، صرف گھنٹی کی آواز برابر گونجے جا رہی تھی۔ عمران نے جیب سے چوئنگم کا پیکٹ نکالا اور ایک پیس منہ میں ڈال کر دھیرے دھیرے کچلنے لگا۔ آدھا گھنٹہ اسی طرح گزر گیا، پھر اچانک کیبن کا بلب روشن ہو گیا اور گھنٹی کی آواز بھی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد عمران نے باہر کئی دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنی اور پھر دوسری ہی طرح کا شور سنائی دینے لگا۔ کچھ لوگ اس کے کیبن کے دروازے پر رکے تھے اور ایک بار پھر کیبن کا دروازہ پیٹا گیا۔ کیا اب میں دروازہ کھول سکتا ہوں؟ عمران نے ڈیری ڈیری سی آواز میں پوچھا۔ دروازہ کھولو! باہر سے چیف انجینئر کی دھڑتی ہوئی سی آواز آئی۔ عمران نے دروازہ کھولا۔ سلویا سامنے ہی بے ہوش پڑی تھی۔ چیف انجینئر نے جھپٹ کر عمران کا گریبان پکڑ لیا اور حلق پھاڑ کر دھاڑا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ میں نے تو دروازہ ہی نہیں کھولا تھا۔ کیوں نہیں کھولا تھا؟ بابا بھوت! عمران ہکلایا۔ اتنے میں اس نے چیف آفیسر کی آواز سنی۔ اس کا گریبان چھوڑ دو۔ اگر وہ مر جاتی تو کیا ہوتا؟ چیف انجینئر نے عمران کے گریبان کو جھٹکا دے کر کہا۔ ان دونوں کے درمیان تکرار شروع ہو گئی اور جب عمران نے دیکھا کہ وہ کسی صورت بھی گریبان چھوڑ دینے پر آمادہ نہیں ہوتا تو بڑی پھرتی سے کسی کی طرف جھکا اور اسے کمر پر لاد کر دور پھینک دیا۔ 2-3 آدمی اس لپیٹ میں آ گئے۔ سناٹا چھا گیا۔ اب سلویا بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور اس طرح پلکیں چپکائی جا رہی تھی جیسے سچویشن کو سمجھنا چاہتی ہو۔ دفتن چیف انجینئر آگے بڑھا اور عمران کو اندر دھکیل کر دروازہ بند کرتا ہوا بولا۔ دفتن چیف آفیسر آگے بڑھا اور عمران کو اندر دھکیل کر دروازہ بند کرتا ہوا بولا۔ اندر سے چٹخنی چڑھا دو۔ عمران نے چٹخنی چڑھا کر چنگم کا ایک پیس منہ میں ڈالا اور باہر کی آوازیں سننے لگا۔ چیف انجینئر اور چیف آفیسر کے درمیان تیز تیز گفتگو ہو رہی تھی۔ پھر ایسا معلوم ہوا جیسے وہ سب وہاں سے جا رہے ہوں۔ 2-3 منٹ بعد کسی نے دستک دی اور ساتھ ہی دروازہ کھولنے کو کہا بھی۔ آواز چیف آفیسر کی تھی۔ عمران نے دروازہ کھول دیا۔ وہ بڑی پھرتی سے اندر داخل ہوا تھا اور دروازے کو بولڈ کر دیا تھا۔ عمران متحیرانہ نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ وہ ہانپتا ہوا بولا۔ اس کے پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ میں تو صرف بھوتوں سے ڈرتا ہوں۔ چیف انجینئر تو کیا کسی ہاتھی کو بھی اپنے گریبان پکڑنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اس کے حمایتی تمہیں مار ڈالنا چاہتے ہیں۔ ان سے کہہ دیجئے کہ آ کر مجھے مار ڈالیں۔ آخر وہ نامعقول عورت میرے پاس آتی ہی کیوں ہے؟ اس بار بھوت بھی چلا آیا اس کے پیچھے پیچھے۔ تمہیں دروازہ کھول کر اسے کیبن کے اندر کر لینا چاہیے تھا۔ جب گھنٹی کی آواز سنی جاتی ہے تو کوئی بھی کسی کیبن میں بھی پناہ لے سکتا ہے۔ میں نے کان پکڑے ہیں جناب کہ گھنٹی کی آواز سن لینے کے بعد ہرگز دروازہ نہیں کھولوں گا، چاہے کوئی بھی ہو۔ کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ پاسولیا سے پیچھا نہیں چھوٹنے پایا تھا کہ بھوت ڈیلی وزٹ پر آنے لگا۔
माय डियर, हौसला रखो, वो इसका शाना तपक कर बोला। ये ना भूलो कि हमें बर्जर का खुफिया खजाना तलाश करना है। खुदा के लिए चीफ इंजीनियर से माफी मांग लो, उसके हिमायती ठंडे पड़ जाएंगे, वरना क्या होगा? बर्जर का खजाना हम अफरा तफरी के आलम में नहीं तलाश कर सकेंगे। आप फरमाते हैं तो माफी मांग लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे अच्छे दोस्त। दूसरी सुबह इमरान ने अमले के सामने चीफ इंजीनियर से माफी मांग ली और निहायत अदब से बोला, मैं बहुत बेवकूफ और नेक आदमी हूँ, लेकिन चूंकि मेरा सिलसिला नसब बराह रास्त चंगेज खान से मिलता है, इसलिए कभी कभी गुस्से से पागल हो जाता हूँ। वैसे मुझे ये देखकर मायूसी हुई कि आपके पैर की हड्डी टूटी नहीं है, बल्कि मामूली सी मोच आ गई है। खामोश रहो, सलोया चीखी। माफी भी मांग रहे हो और तुम्हें इस बात पर मायूसी भी हुई है कि टांग की हड्डी नहीं टूटी। मैं मजीद माफी चाहता हूँ मोहतरमा। चीफ ऑफिसर साहब ने पिछली रात बताया था कि टांग की हड्डी टूट गई है और मैंने सोचा था चलो चंगेजी गुस्सा जाया नहीं हुआ। तुम बकवास कर रहे हो। ये भी गलत है कि तुम भूत से डरते हो। पहली रात को मेरे मना करने के बावजूद बाहर निकल गए थे। पहले ही अर्ज कर चुका हूँ मोहतरमा कि चंगेज खान के नस्ल से होने की बिना पर बेवकूफ भी हूँ। क्यों ख्वामख्वा उलझ रही हो? चीफ इंजीनियर बोला। इसने माफी मांग ली, मेरा दिल साफ हो गया। आप नहीं समझ सकती मोहतरमा कि पिछली रात जब आप दरवाजा पीट रही थी, किस तरह मेरा दिल आपके लिए रो रहा था। लेकिन चीफ ऑफिसर साहब, जो आप कप्तान हैं, मुझे सख्ती से मना कर चुके थे कि भूत की मौजूदगी में हरगिज अपने केबिन का दरवाजा ना खोलूं। खत्म करो। चीफ इंजीनियर मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाता हुआ बोला। मेरा दिल साफ हो चुका है। फिर इसने बीवी से भी कहा कि वो इमरान से मुसाफा करे। मैं तो नहीं करती, वो तनक कर बोली और खटखट करती हुई वहां से चली गई। मैं वाकई बहुत बेवकूफ हूँ। इमरान ठंडी सांस लेकर बोला। ऐसी मेहरबान खातून को नाराज कर दिया। तुम फिक्र ना करो, थोड़ी देर बाद इसका गुस्सा उतर जाएगा। चीफ इंजीनियर उसका शाना तपकाता हुआ बोला। फिर जब इमरान अपने केबिन की तरफ जा रहा था, चीफ ऑफिसर उसी जानिब आता नजर आया। इसने हाथ उठाकर रुकने का इशारा किया था। बड़ा गजब हो गया। वो करीब होकर बोला, हाँ, वो मुझसे खफा हो गई है। उसे जहन्नम में झोंको। अभी मैं रेडियो रूम से आ रहा हूँ। चीफ ऑफिसर हाँफता हुआ बोला। क्या हुआ रेडियो रूम में? इमरान ने हैरत से पूछा। बैनुल अक़वामी पुलिस का एक स्टीमर हमारी तलाश में है। कैसे मालूम हुआ? मैंने थोड़ी देर पहले लाइफ बोट ट्रांसमीटर इस्तेमाल किया था। एक मैसेज देना था। उसी फ्रिक्वेंसी पर बैनुल अक़वामी पुलिस का पैगाम मिला कि हम जिस पोजीशन में हों उसे मुतला करें। आखिर क्यों? भूत। चीफ ऑफिसर दांत पीस कर बोला। अबू नखला से पायलट के बगैर जहाज का बर्थ छोड़ देना मामूली बात नहीं है। सारी दुनिया में खलबली पड़ गई होगी। अरे बाप रे, हाँ ये बात तो है। इमरान ने कहकर अपने चेहरे पर हवाइयां उड़ानी शुरू कर दी। मैंने इन्हें जहाज की पोजीशन से मुतला कर दिया। हमने खास तौर पर तो कोई जुर्म किया नहीं है। क्या वो खुद नहीं सोच सकेंगे कि बर्थ से जहाज हटा कैसे? हाँ, यही तो मैं भी सोच रहा था। तुम जानते हो कि बर्जर हमारी कैद में है। इंटरपोल वाले जरूर हम तक आ पहुंचेंगे। हो सकता है इस जहाज पर भी आए। मैं नहीं चाहता कि बर्जर ऐन इस वक्त गुलगप्पाड़ा मचा दे जब वो लोग जहाज पर मौजूद हों। वाकई बड़ी खतरनाक बात होगी अगर ऐसा हुआ। लेकिन तुम और जोसेफ इस सिलसिले में हमारी मदद कर सकते हो। वो किस तरह? हम तुम्हें बिल्कुल इसी तरह बर्जर के केबिन में धकेल दें जिस तरह उसे धकेला था, और तुम दोनों इस पर यह जाहिर करो कि हमने तुम्हारे साथ ये रवैया इसलिए इख्तियार किया है कि तुम बर्जर के हमदर्द थे। देखो, बात जोसेफ की समझ में आ गई है और वो इस पर तैयार है। अगर वो तैयार है तो मुझे इस पर क्या एतराज हो सकता है? आप शौक से हम दोनों को बंद कर दीजिए। लेकिन जब बैनुल अक़वामी पुलिस जहाज पर पहुंच जाए तो मुझे किसी न किसी तरह इसकी इत्तला होनी चाहिए ताकि बर्जर को काबू में रखा जा सके। चीफ ऑफिसर इसका शाना तपक कर पुरमुसरत लहजे में चीखा। मेरे दोस्त, तुम मेरी तवक्का से भी ज्यादा समझदार निकले। इसके बाद वो दोनों बर्जर के केबिन में धकेल दिए गए। बर्जर अपने बिस्तर पर चित पड़ा हुआ था। इन्हें देखकर उठ बैठा। चंद लम्हे इन्हें हैरत से देखता रहा, फिर मगमूम लहजे में बोला, मुझे बेहद अफसोस है कि तुम दोनों मेरी वजह से तकलीफ उठा रहे हो। मैं तुम पर अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ मोसियो बर्जर। इमरान ने सीने पर हाथ मारकर गुस्सीले लहजे में कहा। आखिर क्या हुआ? मुझसे सुनो बॉस, हम दोनों ने तुम्हारी तरफदारी की थी, लिहाजा इन्होंने हमारे साथ ये बर्ताव किया। जोसेफ ने कहा और कुन्नियों से शराब की अलमारी की तरफ देखने लगा। फिर बोला, अब मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी बीवी की नाक में ट्यूब कौन चढ़ाएगा। मैं इसके लिए बहुत मगमूम हूँ। बर्जर बढ़ाई हुई आवाज में बोला। ऐसा मालूम होता था जैसे वो एक बेहद नरम दिल
और नरम गुफ्तार आदमी हो। अपनी पिछली शख्सियत की परछाइयां भी नहीं मालूम होता था। अब हम कहाँ हैं? इसने थोड़ी देर बाद मुर्दा सी आवाज में पूछा। इस पर इमरान ने उसे अबू नखलत से रवानगी की कहानी सुनाई और इसके चेहरे पर अचानक ताजगी के आसार नजर आने लगे। फिर वो चहक कर बोला, तुम देखना, ये सब तबाह कर दिए जाएंगे। इस जहाज पर आज तक किसी से नाइंसाफी नहीं हुई। वो अजीम रूह इन्हें जरूर सजा देगी। खलीज फारस में दाखिले का मतलब मौत है। मतलब नहीं समझा मैं, इमरान हिकलाया। बस देख लेना, न मुझे कोई गजन पहुंचेगा और ना मेरे हमायतों को। चीफ ऑफिसर ने इमरान को बताया था कि जब बैनुल-अक़वामी पुलिस के लोग जहाज पर पहुंच जाएंगे तो बर्जर के केबिन का दरवाजा 3 बार खटखटा दिया जाएगा। इस वक्त से इस वक्त तक इन्हें बहुत ज्यादा मोहतात रहना पड़ेगा, जब तक कि दूसरी बार 2 मरतबा दरवाजा ना खटखटाया जाए। क्या तुम्हें 6 बोतलें योमिया मिलती रहती हैं? बर्जर ने जोसेफ से पूछा। नहीं बॉस, जोसेफ रूहान सा होकर बोला। वो बेदर्द मुझे सिर्फ 1 बोतल देते थे। ये सब तुम्हारी हैं। बर्जर ने शराब की अलमारी की तरफ हाथ उठाकर कहा, मैं तुम दोनों को मालामाल कर दूंगा और कभी तुम्हें मुझसे शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। 1 घंटे बाद इमरान ने दरवाजे पर 3 दस्तकें सुनी और बर्जर की तरफ देखने लगा। क्या मतलब? बर्जर बुड़बुड़ाया। होगा कुछ, इमरान ने लापरवाही से शानों को जुम्बिश देकर कहा। अब वो शरीफ लोग हमें चढ़ा रहे हैं। मैं समझता हूँ, सब समझता हूँ। आप क्या समझते हैं जनाबे आला? मुझे तुम पर एतमाद है। मैं जानता हूँ कि वो क्या चाहते हैं। आओ मेरे साथ। वो इमरान को साथ लेकर बगली केबिन में दाखिल हुआ। यहाँ चारों तरफ अलमारियों में फाइलें और रजिस्टर चुने हुए थे। एक लिखने की मेज थी जिसके गिर्द 2-3 कुर्सियां पड़ी हुई थी। इसने मेज पर से कागजात हटा दिए, फिर नीचे हाथ ले जाकर न जाने क्या किया कि मेज की ऊपरी सतह बाएं जानिब खिसकती चली गई। माय गॉड! इमरान उछल पड़ा। मेज की सतह के पूरे रकबे में डॉलर और पाउंड के नोटों की गड्डियां लगी हुई थीं। देखा तुमने? बर्जर हंसकर बोला। ये मेरी दौलत का सिर्फ 10वां हिस्सा है। बड़ी खुशी हुई जनाबे आला, इमरान ने कहा। इस एतमाद के लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। जी हाँ, इन लोगों को शुबा है कि आप बहुत बड़ी दौलत छुपाए बैठे हैं और इन्हें पासोलिया खिला रहे हैं। बर्जर ने मेज को पहले ही हालत में कर देने के बाद इमरान को दूसरे केबिन में चलने का इशारा किया। इमरान ने अपने चेहरे पर ऐसे तासुरात कायम कर रखे थे जैसे हैरत और खौफ के समंदर में डुबकियां लगा रहा हो। बर्जर ने पहले वाले केबिन में पहुंचकर इससे कहा, अब तुम दोनों मुझे बेबस करके एक कुर्सी से जकड़ दोगे और इन्हें बताओगे कि तुमने जहाज वालों को पासोलिया से निजात दिला दी है। तुमने मेरी दौलत पर कब्जा कर लिया है। ये कभी नहीं होगा मुझसे, कभी नहीं। तुम अहमक हो। इसके अलावा मेरी रिहाई किसी तरह भी ना हो सकेगी। फिर बस एक बार मुझे तुम इस केबिन से निकलने दो, मैं एक एक को देख लूंगा। तुम दोनों जिंदगी भर मेरी आंखों के तारे बने रहोगे। तुम्हें ये करना है, लेकिन अभी नहीं, रात को। इमरान मिसमिसी सूरत बनाए बैठा रहा। रात के तकरीबन 8 बजे उसने दोनों हाथों से केबिन का दरवाजा पीटना और चीखना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद चीफ ऑफिसर की आवाज सुनाई दी और इमरान हलक फाड़ कर दहाड़ा। दोबारा दस्तक देने के बाद दरवाजा खोल देना चाहिए था। ये क्या ज्यादती है? अब तुम्हें दूसरा काम करना है। बाहर से चीफ ऑफिसर की आवाज आई। उसे बेबस किए बगैर तुम बाहर नहीं निकल सकोगे। वो तो मैं कर चुका। दरवाजा खोलो और देख लो, मूसियो बर्जर कुर्सी से जकड़े बैठे हैं और सियाफाम जल्लाद इनके सर पर मुसल्लत है। फिर दरवाजा खुलने में देर नहीं लगी थी। बर्जर को कुर्सी से बंदे देखकर चीफ ऑफिसर ने मुतहिराना अंदाज में पलकें चिपकाई और बर्जर दहाड़ा, ले जाओ, सब ले जाओ और मुझे गोली मार दो, फिर मैं देखूंगा कि तुम सब कहाँ जाकर गर्क होते हो। इमरान ने चीफ ऑफिसर को अपने साथ दूसरे केबिन में ले जाकर मेज में छुपा हुआ खजाना दिखाया और बोला, मैंने उसे धमकी दी थी कि अगर तुमने ना बताया तो तुम्हारी बीवी के होंठ खोल दूंगा। तुम वाकई बहुत ज़हीन आदमी मालूम होते हो। लेकिन बर्जर की धमकी बेहद खौफनाक थी। हम इसके साए ही में फल फूल सकते हैं, वरना मैं तो कभी का उसे खत्म ही कर चुका होता। फिर जरा ही सी देर में कुछ अजीब सा वाकया इमरान के पेश नजर था। चीफ ऑफिसर बर्जर के सामने गुलामों के से अंदाज में हाथ बांधे खड़ा कह रहा था, तुम हम सबों के बाप हो। अगर मैं ये ना करता तो अमला सारे ऑफिसरों को फाड़ खाता। ऐ हम सब के बाप, तुम जानते ही हो कि इनमें से किसी का भी दामन साफ नहीं है। अच्छा अब मुझे खोलो तो, हराम खोरो। बर्जर हलक फाड़ कर दहाड़ा, ये मैंने तुम्हारे लिए ही बचा कर रख छोड़ा था। पता नहीं कब कैसे हालात से दो चार होना पड़े। पासोलिया हलक से नहीं उतरेगी हराम खोरों के। और फिर इमरान ने देखा कि बर्जर खोल भी दिया गया। बॉस, ये तो कुछ भी ना हुआ। जोसेफ ने इमरान के केबिन में पहुंचकर मायूसी से कहा, और वो बैनुल-अक़वामी पुलिस क्या झक मार कर चली गई? चीफ ऑफिसर साहब फरमा रहे थे कि इन्होंने बैनुल-अक़वामी पुलिस को मुतमईन कर दिया है और वो झक मार कर चली गई।
इनका स्टीमर नजर आते ही जहाज रोक दिया गया था। अबे खेल तो अब देखेगा तू, इन लोगों ने अभी भूत देखा ही नहीं है। दूसरी सुबह जहाज खलीज फारस की बंदरगाह कशकोल से लग रहा था। इमरान जोसेफ को इसके केबिन से उठा लाया और बड़ी तेजी से वो दोनों रेडियो रूम में दाखिल हुए। इमरान ने दरवाजा बंद करके चिटकनी चढ़ा दी और जोसेफ से बोला, आज तेरी फुर्ती और चालाकी का इम्तिहान है। ये देख, ये लाइफ बोट ट्रांसमीटर है। इसके दोनों तरफ लगे हुए हैंडलों में से एक को उल्टा घुमाना है और एक को सीधा। ये काम बैक वक्त होना चाहिए। जोसेफ ने अपने सलाहियत का मुजाहरा शुरू किया और इमरान फारसी में एक पैगाम ट्रांसमिट करने लगा। रिसीवर का हेडफोन इसने कानों पर चढ़ा रखा था। इस काम को 10 मिनट के अंदर ही अंदर खत्म करके वो जोसेफ से बोला, जाओ अब आराम करो। जोसेफ इन लोगों में से था जो सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं। चुपचाप अपने केबिन में चला गया और इमरान ने रेडियो रूम बंद करके अपने केबिन की राह ली। जहाज ने जैसे ही लंगर डाला, एक फौजी दस्ता जहाज पर चढ़ आया। हर फौजी के हाथ में ऑटोमेटिक असलहा था। अमले में खलबली मच गई। बर्जर धाड़ने लगा, क्या बात है, ये क्या हो रहा है? इमरान इसके करीब ही खड़ा मुस्कुराकर बोला, भूतों से दोस्ती का यही इंजाम होता है। क्या मतलब? तुम क्या बकवास कर रहे हो? जवाब में इमरान का घोंसा इसके जबड़े पर पड़ा और वो हैरत से पलके चपकाता हुआ कई कदम पीछे हटता चला गया। इतने में इमरान ने दस्ते के इंचार्ज से कहा, हैचिस की निगरानी करो। बहुत अच्छा आगा, ऑफिसर ने कहा और सिपाहियों को हुक्म देने लगा। ये तुम क्या कर रहे हो? बर्जर फिर इमरान पर झपट पड़ा। फौजियों ने दखल देना चाहा, लेकिन जोसेफ बीच में आता हुआ बोला, आखिरी नाच नाचे बगैर अगर मेरा बॉस सो गया तो डरावने ख्वाब उससे सताएंगे। तुम लोग दखल ना दो। बर्जर किसी खजबनाक शेर की तरह इमरान पर टूट पड़ा था, लेकिन इमरान कन्नी काटकर उसके जबड़े पर दूसरा घोंसा जड़ देने में कामयाब हो गया। जहाज का सारा अमला हलक फाड़ फाड़ कर उसे गालियां दे रहा था, लेकिन फौजियों के आगे बेबस था। बर्जर त्योरा कर गिरा और दोनों हाथों से मुंह दबाए पड़ा ही रह गया। अब क्या आपको भी कुछ बताऊं, चीफ ऑफिसर साहब? इमरान चीफ ऑफिसर की तरफ मुड़कर बोला, तुम सब ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया था। पहली रात जब आपका भूत नमूदार हुआ था तो वो महज रिहर्सल थी, लेकिन मैंने इसी रात को अंदाजा लगा लिया था कि भूत कौन है। आपने मुझे दिखाने के लिए भूत को दिन में ही कैद कर दिया था। ये सारा ड्रामा महज इसलिए किया गया कि मैं और जोसेफ इस जहाज में मौजूद थे, तुम्हारे लिए बिल्कुल अजनबी। तुम्हारा जहाज मेरी बंदरगाह से सेल ना कर सकता क्योंकि इस पर रेडियो ऑफिसर नहीं था। तुम्हें रेडियो ऑफिसर मिल गया जो बिल्कुल गैर जरूरी था। इस सफर के बाद तुम मुझे मेरे मुल्क में उतार कर कोई और इंतजाम कर लेते, अपने एतमाद का कोई आदमी हासिल करते। मैं कुछ नहीं जानता, चीफ ऑफिसर बुन्नाक कर बोला, सब कुछ बर्जर जाने। अच्छा तो बर्जर साहब, अब आप ही सुनिए। इमरान बर्जर की तरफ मुड़ा, फिर वो उठ खड़ा हुआ था और इसके हाथों में हथकड़ियां डाल दी गईं। इमरान चंद लम्हे उसे घूरता रहा, फिर बोला, ये जहाज यूनान का नहीं है, तुर्की का है, और वो बेचारी बेवा इसकी मालका है जिसके होंठ तुमने जुड़वा दिए थे। होंठ इसलिए जुड़वा दिए हैं कि वो सिर्फ कागजात पर दस्तखत कर सके, जुबान से कुछ ना कह सके। तुम इसकी जुर्रत नहीं कर सकते थे कि कभी तुर्की के साहिल से भी लग सको। मैं बहुत अरसे से तुम्हारी ताक में था। इस बार तुम्हारा रेडियो ऑफिसर जब मेरे शहर में रंग रंगीलियां मनाता फिर रहा था तो मैंने उसे पकड़वा लिया, फिर तुम्हारे पीछे लगा रहा और तुम्हारी इस आदत से फायदा उठाया कि तुम ढोल धप्पे की सूरत में कमजोर की हिमायत करने खड़े हो जाते हो। इस रात टिप टॉप क्लब में मैंने इसलिए गाने वालों से छेड़छाड़ की थी कि वो मुझे मार डालने पर आमादा हो जाएं और तुम मेरी हिमायत करो। अब क्या ख्याल है? तुम धोखेबाज हो जलील कमीने। बर्जर ने धाड़ कर फिर आगे बढ़ना चाहा, लेकिन फौजियों ने उसे जकड़ लिया। इतनी देर में जोसेफ के अलावा सारा अमला हथकड़ियां पहन चुका था। इमरान ने हंस कर कहा, तुम सब ने मिलकर मुझे उल्लू बनाने की कोशिश की थी। चीफ ऑफिसर ने तुम्हें कैद किया और तुम इसी रात भूत बनकर रिहर्सल करने निकले। अबू नखला से भूत जहाज ले भागा, लेकिन मौसम वाले रिसीवर में कोड वर्ड्स में जहाज के लिए बराबर पैगामात वसूल कर रहा था और इन्हें डिकोड भी कर रहा था। इस पर मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी क्योंकि ये तुम्हारा अपना बनाया करदा कोड था। कहीं से तुम्हें हिदायत मिल रही थी कि तुम्हें जहाज को कहाँ किस पोजीशन पर ले जाना है, और फिर जब तुम उस पोजीशन पर पहुंचने वाले हुए तो मुझे इंटरपोल की कहानी सुनाकर तुम्हारे केबिन में बंद कर दिया गया ताकि जो जहाज एक साजिशी मुल्क से असलहा लेकर आ रहा है वो इस असलहे को तुम्हारे जहाज में मुंतकिल कर सके। इधर तुम्हारे हैचेज में असलहा मुंतकिल हो रहा था और दूसरी तरफ मुझे अपना खजाना दिखाते रहे। असलहा मुंतकिल हो चुका, रकम चीफ ऑफिसर के हाथ आई और तुम रिहा हो गए। तुम फिर वही कप्तान के कप्तान, किसी को किसी से गिला नहीं। मैं और जोसेफ इससे लाइलम रहे कि इस ड्रामे के दौरान बाहर क्या हो गया। हुई ना पक्की बात।
اور اب تم یہ اسلحہ کشکول کی بندرگاہ پر باغیوں کے حوالے کر دیتے جو اندر ہی اندر ہمارے دوست ملک کی حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ یہ میرے ملک کے مفاد کے خلاف ہوتا اس لیے تمہارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نظر آ رہی ہیں۔ عمران چند لمحے خاموش رہا، پھر ہنس کر بولا، تم نے اس جہاز کو بحری یتیم خانہ اس لیے بنا رکھا تھا کہ ساری دنیا میں اس کی مفلسی کی شہرت ہو جائے اور کوئی یہ سوچ بھی نہ سکے کہ یہ جہاز اسلحے کی سمگلنگ کرتا ہوگا۔ اس سلسلے میں تمہارا عملہ عرب شیخوں سے بھیک بھی مانگتا رہا ہے۔ دفتن جوزف جیسا سنجیدہ آدمی بے ساختہ ہنس کر بولا، تم نے ٹھیک ہی کہا تھا باس کہ یہ لوگ بھوت تو اب دیکھیں گے۔ جہاز کے ہیچز سے اسلحہ برآمد کیا جا رہا تھا۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو اور آپ کو میرا کنٹینٹ پسند آ رہا ہو تو مہربانی فرما کر چینل کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والے کہانی اور ناولوں سے لطف اندوز ہوتے رہیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔